हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013। ये अधिनियम प्रारंभ होने से पहले महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए कोई भी अधिनियम नहीं था। 1997 में विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। वो दिशा निर्देश को लागू करने के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए ही ये अधिनियम पारित किया गया है, बनाया गया है। किसी भी महिला को व्यापार करने की, कारोबार करने की, व्यवसाय करने की, वृत्ति करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर अगर इनका लैंगिक उत्पीड़न होता है, उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। इस अधिनियम को चैप्टर 8 और 30 सेक्शन में बांटा गया है। इसका क्रमांक है 14। यह अधिनियमित किया गया था, इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 22 अप्रैल 2013 को। इसको लागू किया गया था 9 दिसंबर 2013 को। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए, लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद का निवारण करने के लिए और प्रतितोषण के लिए, प्रतितोषण मुआवजा या प्रतिकर देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। चैप्टर 1 सेक्शन 1, इसका विस्तार, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या है? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे लागू करेगी। केंद्रीय सरकार ने 9 दिसंबर 2013 को इसको लागू कर दिया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। 2A में व्यथित महिला। व्यथित महिला किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की महिला नियोजित की गई हो वो वहाँ पर, या नियोजित नहीं भी की गई हो, और जिसने ये कथन किया है कि पुरुष ने यानी प्रत्यार्थी ने उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न किया है। गृह के संबंध में, गृह या निवास स्थान के संबंध में नियोजित कोई भी महिला, किसी भी आयु की महिला जिसने कथन किया है कि उसने प्रत्यार्थी ने उसके साथ उत्पीड़न किया है। 2B में समुचित सरकार। समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आएगा। C में है चेयरपर्सन, अध्यक्ष। धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेरित है। D में है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेरित है। E में घरेलू कर्मकार से ऐसी कोई महिला अभिप्रेरित है जो घर में काम करने के लिए पारिश्रमिक लेती है, वस्तु के रूप में या नगद धन के रूप में लेती है, और जो प्रत्यक्ष नियोजित की गई है या अभिकरण के द्वारा नियोजित की गई है, अस्थायी या स्थायी या पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से नियोजित की गई है। लेकिन इसमें नियोजित जो कर रहा है उसके परिवार का सदस्य शामिल नहीं है। F में है कर्मचारी। कर्मचारी से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित है जो कार्यस्थल पर काम कर रहा है, अभिकर्ता के रूप में कर रहा है या ठेकेदार के रूप में कर रहा है, या अभी ट्रेनिंग बेस पर है वो, या स्वेच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है, पारिश्रमिक लेके काम कर रहा है वहाँ पे, या नहीं पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है, या दैनिक मजदूरी के आधार पर है वो वहाँ पे, तो वो कार्यस्थल पे जो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कर्मचारी होंगे। G में है नियोजक। नियोजक से तात्पर्य है किसी भी संस्था का, उपक्रम का या कार्यालय का या यूनिट का प्रधान है वो, या पर्यवेक्षण कर रहा है या जिसके नियंत्रण के अधीन है, और किसी घरेलू स्थान पर इसको नियोजित किया गया है। किसी निवास में या घर में कोई व्यक्ति उसे नियोजित कर रहा है, किसी व्यक्ति को वो नियोजक या उससे कोई उस नियोजन से कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, वो व्यक्ति नियोजक के अंतर्गत आएगा। H में है आंतरिक समिति। आंतरिक समिति जो धारा 4 के अधीन गठित कोई आंतरिक समिति है। I में है स्थानीय समिति जो धारा 6 के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति है।
जे में है इन दोनों के सदस्य, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के सदस्य। के पढ़ना नहीं है। एल में है पीठासीन अधिकारी, जो धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेरित है। एम में प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी से ऐसा पुरुष अभिप्रेरित है जिसने किसी महिला ने धारा 9 के अंतर्गत उसके विरुद्ध परिवाद पेश किया है। एन में है लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न से कार्यस्थल पर कोई पुरुष महिला के साथ शारीरिक संपर्क करता है या ऐसा शारीरिक संपर्क करना या अग्र क्रियाएं करने का प्रयत्न करता है, या लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है, या अश्लील साहित्य दिखाता है, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है, या लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण करता है, तो वो लैंगिक उत्पीड़न होगा। ओ में है कार्यस्थल, तो कार्यस्थल कोई भी स्थान जब महिला काम कर रही है वो कार्यस्थल होगा, इतना याद रखिएगा इसमें। पी में असंगठित सेक्टर, असंगठित सेक्टर से जहां 10 से कम कर्मचारी है, जहां 10 से कम कर्मकार है वह असंगठित सेक्टर है। सेक्शन 3 लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, तो कोई भी महिला किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के दायित्वाधीन नहीं होगी, मतलब उसका लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 2 है कि लैंगिक उत्पीड़न जो 2N में बताया गया है वो तो लैंगिक उत्पीड़न है ही, उसके साथ साथ कोई अगर धमकी देता है उस महिला को, या कोई हस्तक्षेप करता है उसके काम में, या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण वातावरण सर्जित करता है, या अपमानजनक आचरण करता है, वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। चैप्टर 2 आंतरिक परिवार समिति का गठन। सेक्शन 4 आंतरिक परिवार समिति का गठन। किसी कार्यस्थल में नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा। इसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा और 3 सदस्य होंगे। एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की महिला होगी, जो कार्यस्थल है उसी कार्यस्थल की वरिष्ठ स्तर है उसका, वो महिला होगी। और यदि उस कार्यस्थल पर कोई वरिष्ठ स्तर की महिला नहीं है तो जो नियोजक के अन्य ऑफिस है या कार्यालय है वहां से उस महिला को नाम निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। 2 सदस्य होंगे, कर्मचारियों में से ही 2 सदस्य होंगे, और वो कौन होंगे? जो महिलाओं की समस्या के प्रति अधिमान रूप से प्रतिबद्ध है या जिसके पास समाज सुधार के कार्य का अनुभव हो या विधिक ज्ञान हो। एक एनजीओ का सदस्य होगा जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित विवादों से परिचित हो। इसमें कम से कम आधे सदस्य महिला होगी। एक पीठासीन अधिकारी होगा, 2 सदस्य होंगे, कर्मचारी में से ही 2 सदस्य होंगे, और एक एनजीओ का सदस्य होगा। कम से कम आधे सदस्य महिला होगी इसमें। सब सेक्शन 3 है कि 3 वर्ष के लिए पीठासीन अधिकारी की और सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। सब सेक्शन 4 है इसमें कि जो एनजीओ का सदस्य है उसके फीस और भत्ते नियोजक द्वारा दिए जाएंगे। सब सेक्शन 5 है आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई भी सदस्य यदि वो 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। 16 में क्या है? किसी भी प्रत्यर्थी का या व्यथित महिला का या साक्षी का की पहचान प्रकट नहीं करेगा, सार्वजनिक नहीं करेंगे, और इस उपबंध का उल्लंघन करते हैं, या उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या कोई अभी कार्यवाही लंबित है, या अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उसको दोषी ठहराया गया है, या ऐसी कार्यवाही लंबित है, या उसने पद का दुरुपयोग किया है, तो इस आधार पर उसको पीठासीन अधिकारी को और सदस्य को हटा दिया जाएगा। चैप्टर 3 स्थानीय परिवार समिति का गठन। सेक्शन 5 जिला अधिकारी की अधिसूचना। समुचित सरकार जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को,
कलेक्टर को, उप कलेक्टर को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी। सेक्शन 6 है स्थानीय समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। तो स्थानीय समिति का गठन कहाँ किया जाएगा? जहाँ परिवाद है, नियोजक के विरुद्ध ही है या 10 से कम कर्मचारी है वहाँ पर, तो स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा जिला अधिकारी द्वारा। जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में, ब्लॉक में, ताल्लुक में, तहसील में, शहरी में, वार्ड में, नगर पालिका में एक नोडल अधिकारी अभिहित करेगा कि जो इस उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत आती है वो प्राप्त करे और 7 दिन के भीतर स्थानीय समिति को प्रेषित करे। इस संबंध में उसको अभिहित करेगी। 7 सेक्शन स्थानीय समिति की संरचना, कालावधि और अन्य निबंधन तथा शर्तें। जिला अधिकारी अध्यक्ष को और सदस्य को नाम निर्दिष्ट करेगा। अध्यक्ष कौन होगा इसमें? सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात है और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। याद रखिएगा, सेक्शन 4 में आंतरिक समिति का जब गठन पड़ रहे थे उसमें भी महिला नियुक्त की जाएगी, लेकिन वो महिला कौन होगी? पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ स्तर की होगी और यहाँ अध्यक्ष भी महिला होगी, लेकिन कौन? सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिला होगी। एक सदस्य होगा इसमें जो ब्लॉक, ताल्लुक, तहसील, वार्ड, नगर पालिका में कार्यरत है, यह भी महिला ही होगी। और 2 सदस्य एनजीओ से होंगे। इसमें कम से कम कोई एक एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक की एक महिला होंगी। समाज कल्याण या महिला बाल विकास में समयवार करने वाला संबंधित अधिकारी पदेन सदस्य होगा। ये नियुक्ति के 3 वर्ष तक के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्ति के 3 वर्ष तक के पद पर रहेंगे। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए रहेगी। सब क्लॉज 3 है इनका हटाया जाना, अध्यक्ष और सदस्य का हटाया जाना। सेक्शन 4 में अपनों ने सदस्य का हटाना पड़ा है, वैसा ही इसमें बताया गया कि इसी आधार पर हटाएंगे कि 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है या कार्यवाही लंबित है, या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है या ऐसी कार्यवाही लंबित है, या उसने पद का दुरुपयोग किया है, तो हटा दिया जाएगा स्थानीय समिति के अध्यक्ष को और सदस्य को। अब जो एनजीओ के जो 2 सदस्य हैं, यहाँ पे जिला अधिकारी उनको भत्ते और फीस देगा। वहाँ पे नियोजक एनजीओ के 1 सदस्य को फीस और भत्ते दे रहा है, यहाँ पे जिला अधिकारी एनजीओ के 2 सदस्य को फीस और भत्ते देगा। और वो किस आधार पर देगा? धारा 8 में बताया गया है ये कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को अनुदान देगी, राज्य सरकार एक अभिकरण का गठन करेगी और अभिकरण जिला अधिकारी को वो अनुदान देगा कि आप एनजीओ के जो 2 सदस्य हैं उनको फीस और भत्ते दें। और अभिकरण अपने लेखा वगैरह ऐसे प्रारूप में रखेगा जो राज्य के महालेखाकार से परामर्श करके। चैप्टर 4 परिवार। सेक्शन 9 लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। कोई भी व्यथित महिला, लैंगिक उत्पीड़न हुआ, उसके साथ ऐसी घटना घटी है, उसको 3 माह के भीतर लिखित में आंतरिक समिति गठित है तो आंतरिक समिति, या आंतरिक समिति गठित नहीं हुई तो स्थानीय समिति को परिवाद पेश करेगी। लेकिन उसको 1 से अधिक बार घटना घटी है तो अंतिम घटना के 3 माह के भीतर वो परिवाद पेश करेगी, शिकायत पेश करेगी। परंतु ये है इसका कि यदि वो लिखित में करने में असमर्थ हो रही है, शिकायत पेश करने में लिखित में असमर्थ है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इसकी हेल्प करवाएंगे, इसकी सहायता करवाएंगे। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसा लगता है कि इसके पास 3 माह के भीतर परिवाद फाइल नहीं करने के पर्याप्त कारण थे,
तो वो ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके 3 महीने का टाइम और विस्तारित कर देगी। और यदि वो महिला असमर्थ है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके विधिक वारिस ऐसे परिवाद पेश कर देंगे। सेक्शन 10 सुलह या समझौता। कोई व्यथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को धारा 11 के अंतर्गत जांच प्रारंभ होने से पहले सुलह या समझौते का अनुरोध करती है, तो आंतरिक समिति स्थानीय समिति ऐसा सुलह समझौता करवाएगी। लेकिन मौद्रिक या धन के रूप में समझौता नहीं होगा। सब सेक्शन 2 है, आंतरिक समिति स्थानीय समिति ऐसा समझौता हो गया है तो उसकी रिपोर्ट नियोजक को, आंतरिक समिति नियोजक को और स्थानीय समिति जिला अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करेगी और इसकी समझौते की रिपोर्ट पक्षकारों को भी देगी। और जब समझौता हो जाता है तो आंतरिक समिति द्वारा और स्थानीय समिति द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन समझौता नहीं होता है तो फिर उसके संबंध में जांच या कार्यवाही की जाएगी सेक्शन 11 के तहत। सेक्शन 11 में परिवाद के बारे में जांच। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यदि प्रत्यर्थी कर्मचारी है तो लागू सेवा नियम जब नियुक्ति होती है इनकी कर्मचारी के रूप में, तो जो सेवा रूल्स है, सर्विस रूल्स, उसके अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो उसी नियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। यदि वो सर नियम नहीं है तो जो विहित किया जाए वैसी कार्यवाही करेगी। उसके बाद यदि वो घरेलू कर्मकार के संबंध में है तो स्थानीय समिति, और उसको लगता है स्थानीय समिति को क्या ऐसे उसके साथ प्रथम दृष्टा मामला होता है, तो वो मामला पंजीकृत करने के लिए पुलिस अधिकारी को 7 दिन के भीतर मामला अग्रेसित कर देगी कि आप इसकी रिपोर्ट अभिलिखित कर लो। परंतु यह भी है इसमें कि यदि धारा 10(2) के अंतर्गत प्रत्यर्थी ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिन शर्तों और निबंधों के अंतर्गत सुलह और समझौता हुआ है उसका उल्लंघन किया, उसका पालन नहीं किया है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच करेगी या उसको भी मामला पंजीकृत करने के पुलिस अधिकारी को प्रेषित कर देगी। सब सेक्शन 2 है इसमें कि धारा 509 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी न्यायालय ने अगर किसी प्रत्यर्थी को दोष सिद्ध किया है तो उसे प्रतिकर का आदेश देगी प्रत्यर्थी को कि आप महिलाओं को प्रतिकर दें। सेक्शन 3 है, सब क्लॉज 3 है इसमें, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को सिविल प्रक्रिया की, सिविल न्यायालय की जो शक्तियां होगी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वही इसको शक्ति होगी। आंतरिक समिति और स्थानीय समिति 90 दिन के भीतर कार्यवाही पूर्ण करेगी। चैप्टर 5 है परिवाद के बारे में जांच। आप याद रखिएगा चैप्टर 5 है परिवाद के बारे में जांच और यहाँ सेक्शन है 11 परिवाद के बारे में जांच। ये दोनों याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। जांच के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही यदि व्यथित महिला लिखित अनुरोध करती है आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को, तो आंतरिक समिति और स्थानीय समिति नियोजक से, जिसने नियोजित किया है उसे सिफारिश करेगी। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक से सिफारिश करेगी कि इस कार्यस्थल पर महिला का ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे कार्यस्थल पर, या किसी उस पुरुष का दूसरे स्तर पर अंतरण कर दिया जाए, उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, या उस महिला को 3 माह की छुट्टी दी जाए। लेकिन ये जो छुट्टी होगी ना, वो जो लेने पाने के हकदार है वो छुट्टी उसके अतिरिक्त होगी, अन्य कोई भी राहत है वो प्रदान कर दिया जाए। जब ऐसी सिफारिश आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को करेगी तो नियोजक इस नियमों को कार्यवाही को उपबंधों को क्रियान्वयन करेगा। सेक्शन 13 है जांच रिपोर्ट। स्थानीय समिति और आंतरिक समिति की जांच पूरी हो जाती है तो वो 10 दिन के अंदर, यदि स्थानीय समिति है तो जिलाधिकारी को और आंतरिक समिति है तो वो नियोजक को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। और वो जांच में यह पाती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं बनती है तो इसकी सिफारिश करेगी वो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को कोई कार्रवाई नहीं बनती है। और यदि उसको जांच के दौरान लगता है कि महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो इसकी भी सिफारिश करेगी कि लागू नियम सेवा के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाए और महिलाओं को प्रतिकर दिलवाया जाए। और प्रतिकर का जब आदेश दिया जाता है, प्रतिकर नहीं देता है प्रत्यर्थी, तो आंतरिक समिति, स्थानीय समिति जिला अधिकारी को भू राजस्व के तौर पर वो प्रतिकर वसूलने के लिए आदेश कर देगी। सब सेक्शन 4 है, इसमें जिला अधिकारी और नियोजक 60 दिन, ऐसी सिफारिश प्राप्त हुई है तो 60 दिन के भीतर वो कार्यवाही उस पर करेगा। सेक्शन 14 मिथ्या या द्वेष परिवाद या मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जो महिला ने मिथ्या परिवाद किया है प्रत्यर्थी के विरुद्ध और या मिथ्या साक्ष्य दिया है उसने, या भ्रामक जानकारी दी है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच के दौरान लगता है उसको कि मिथ्या परिवाद किया है, झूठा परिवाद किया है इस महिला ने, या द्वेष पर या मिथ्या साक्ष्य दिया है, या भ्रामक दस्तावेज पेश करे हैं, तो नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लागू सेवा नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित करेगी। और जहां ऐसा लागू सेवा नियम नहीं है तो जैसा विहित किया जाए वैसा वो कार्यवाही करेगी। सब सेक्शन 2 में कोई साक्षी भी अगर गलत साक्ष्य देता है या झूठे दस्तावेज पेश करता है तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति साक्षी के नियोजक को और जिला अधिकारी को उसको लागू सेवा नियम के अनुसार कार्यवाही करने के लिए सिफारिश करेंगे। सेक्शन 15 प्रतिकर का अवधारण। प्रतिकर का अवधारण आंतरिक समिति और स्थानीय समिति कैसे करेगी? उसको शारीरिक कितनी क्षति हुई महिला को, मानसिक कितना आघात हुआ है, या उसको चिकित्सकीय खर्चे कितने हुए हैं, या भावनात्मक कितना आघात पहुंचा है, और प्रत्यर्थी के आय के साधन और वित्तीय परिस्थिति को देखी जाएगी और वो एक मुश्त दे देगी, एक मुश्त देने का आदेश देगी या उसको इंस्टॉलमेंट में देने का आदेश करेगी। सेक्शन 16 में है कि परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्यवाही के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध बताया गया है। आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, नियोजक और जिला अधिकारी प्रत्यर्थी की या व्यथित महिला की या साक्षी की पहचान को डिस्क्लोज नहीं करेंगे या सार्वजनिक नहीं करेंगे। यदि वो करते हैं तो सेक्शन 17 में लागू सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार उन पर शास्ति के लिए कार्यवाही की जाएगी। सेक्शन 18 में है अपील। अपील जब लागू सेवा नियम के अनुसार या तो न्यायालय में होती है तो न्यायालय में अपील की जाएगी, या अधिकरण को अपील होती है तो अधिकरण को अपील की जाएगी 90 दिन के भीतर। अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य, जिसमें 19 में नियोजक के सेक्शन 19 में नियोजक के कर्तव्य बताए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसके कंटेंट, सिर्फ हेडिंग याद रखिएगा कि चैप्टर 6 में नियोजक के कर्तव्य है और सेक्शन 19 में नियोजक के कर्तव्य, एक ही सेक्शन दी गई है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में है जिला अधिकारी के कर्तव्य और उसकी शक्तियां, कर्तव्य भी उसमें है और शक्तियां भी है। सेक्शन 20 में जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। चैप्टर 8 मिसलीनियस 21 से 30 सेक्शन तक के बताया गया है। सेक्शन 21 समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। आंतरिक समिति, स्थानीय समिति जिला अधिकारी को या नियोजक को रिपोर्ट अग्रेषित करेगी और जिला अधिकारी राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित करेंगे। सेक्शन 22 में है वार्षिक रिपोर्ट में नियोजन द्वारा जानकारी का सम्मिलित किया जाना। यह भी हेडिंग याद रख लीजिएगा, इसमें कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 23 है समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करना और डाटा रखा जाना। समुचित सरकार यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकार आएगी इसमें। सेक्शन 24 है समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रचार प्रसार करेगी। सेक्शन 25 समुचित सरकार सूचना और अभिलेख मांगेगी, उसका निरीक्षण करेगी।
सेक्शन 26 में बताया गया है कि अधिनियम के उपबंधों के पालन नहीं करने के लिए शास्ति कि कोई भी नियोजक सेक्शन 4 के अंतर्गत यदि वो आंतरिक समिति का गठन नहीं करता है, सेक्शन 13, 14, 22 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वो 50,000 तक के शास्ति का दायी होगा। और यदि वो डबल करता है तो दोगुना दंड से दंडित किया जाएगा, उसको दोगुने शास्ति अधिरोपित कर दी जाएगी। और उसका अगर वो कारोबार करता है और लाइसेंस दिया गया है, रजिस्ट्री किया गया है, तो वो लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा और वो रजिस्ट्री की गई है वो भी वापस ली जाएगी या उसका नवीनीकरण करने का आदेश दे दिया जाएगा। सेक्शन 27 में है मामले का संज्ञान। तो कोई भी न्यायालय व्यथित महिला के परिवाद पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा जिस व्यक्ति को निर्देशित किया गया है उसके परिवाद पर संज्ञान लेगी। सब सेक्शन 2 है कि महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न का कोई भी मजिस्ट्रेट मामले का विचारण नहीं करेगा। सब सेक्शन 3 है कि अपराध है इसमें असंज्ञेय होगा, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना प्रत्यार्थी को गिरफ्तार नहीं करेगा। सेक्शन 28 है कि इस अधिनियम का जो उपबंध है अन्य अधिनियम के अतिरिक्त तो होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे। सेक्शन 29 है समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। दोनों सरकार नियम बना रही है, केंद्रीय सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन सेक्शन 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को सिर्फ केंद्रीय सरकार दूर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कठिनाइयों को दूर कर रही है। इस अधिनियम के उपबंध में कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो वो केंद्रीय सरकार सेक्शन 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करेगी। लेकिन ये अधिनियम प्रारंभ हुआ है उसके 2 वर्ष के भीतर ही केंद्रीय सरकार द्वारा कठिनाइयों को दूर किया जाएगा, उसके पश्चात नहीं किया जाएगा। इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।